इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो पहला मैच हुआ था, जो वॉश आउट हो गया, उसके बाद से हम सभी ने देखा कि पाकिस्तान में तो बिल्कुल क्रेज हो गया एकदम कि इंडिया डर गया, इंडिया ऐसा हो गया, इंडिया बच गया, इंडिया फलाना, इंडिया ठिकाना। और पाकिस्तान नंबर वन, वर्ल्ड नंबर वन टीम। हालांकि उनको अभी तक शायद मेरे ख्याल से होश नहीं आया कि वो वर्ल्ड नंबर वन नहीं रहे हैं। और वो वर्ल्ड नंबर वन हुए भी कैसे थे, ये भी हमको अच्छी तरह से पता है। जो न्यूजीलैंड के साथ वो 6 मैच खेले थे, जो कि उस न्यूजीलैंड के साथ वो मैच जीते थे जिसमें कि उनके 8 प्लेयर तो आईपीएल खेल रहे थे, उसको हराया। उसके बाद 3 अफगानिस्तान को मैचेस हराए और उसके बाद वो वर्ल्ड नंबर वन हो गए। और पूरे पाकिस्तान में चपरासी से लेके और प्राइम मिनिस्टर तक सारे लोग झंडा लेके खड़े हुए थे। और उनका हर जो भी टीवी चैनल था, वहां शुरुआत ही ऐसे होती थी कि वर्ल्ड नंबर वन टीम। मतलब हालत ये देखिए कि नेपाल की टीम की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई पाकिस्तान के मैच के पहले, उसमें वो रिपोर्टर पूछता है कि आपको कैसा लग रहा है कि आप वर्ल्ड नंबर वन टीम के साथ खेल रहे हैं। मतलब ये देखिए कि जब भिखारी को अगर 3,000 रुपए मिल जाए तो आप सोचिए जैसी हालत उसकी होती है ना, वैसी पाकिस्तान की हो गई कि वो वर्ल्ड नंबर वन बन गए। तो भले वो उनको मालूम ही नहीं था कि ये केवल 7 दिन के लिए बने हैं। इस वजह से मैं कहता हूं कि जैसा ये इस देश का कैरेक्टर है ना, इनके सामने क्रिकेट मैच की एनालिसिस मुझे टेक्निकल टर्म्स पे तो करने की बिल्कुल इच्छा ही नहीं होती है, क्योंकि मेरी तरफ से तो ये देश एग्जिस्ट करना ही नहीं चाहिए। अब लेकिन ठीक है, अब इनके साथ मैच हो रहा है तो हमें क्रिकेट की तो बात करनी ही पड़ेगी। उसके बाद इतना ज्यादा हाइप क्रिएट कर दिया, वर्ल्ड का बेस्ट बॉलिंग अटैक, वर्ल्ड का बेस्ट पेस बॉलिंग अटैक, और ये नसीम और हारिस और शाहीन ये तो बिल्कुल तहस नहस कर देंगे और तूफान मचा देंगे। और अब बस तो पाकिस्तान को तो वर्ल्ड कप इंडिया में सिर्फ उठाने के लिए आना है। मतलब जीत तो वो पहले ही गए। देखा आपने कल के मैच में क्या हुआ। मैं यही बात हमेशा करता हूं, इंडियन बैट्समैन से मुझे यही शिकायत है कि ये चेहरे पे जो डर लेके जाते हो ना तुम, इससे तुम्हारा कुछ फायदा नहीं होने वाला है। बॉलर को जब तक ये डर नहीं होगा कि अगर मैंने गलत बॉल फेंकी तो उस पर चौका या छक्का पड़ जाएगा, तब तक बॉलर प्रेशराइज नहीं होगा। और कल के मैच में जो सबसे बड़ा डिफरेंस था वो सिर्फ यही था। हालांकि रोहित शर्मा ने अपनी कोई अप्रोच चेंज नहीं की थी। अगर किसी आदमी को यह गलतफहमी है कि रोहित शर्मा ने बहुत अच्छी बैटिंग की, तो वो जरा पहले थोड़ा सा शांत रहे, क्योंकि आपको सभी को मालूम है कि 26 बॉलों में 10 रन थे। अगर शुभमन गिल ने पिटाई नहीं की होती शाहीन अफरीदी की, तो हमारे कल भी यही हाल हो जाता कि 30 रन के ऊपर 2 विकेट हो जाते और उसके बाद विराट कोहली आके फिर वही डिफेंस करने में लगा होता। खैर, शुरुआत हम यहां से करते हैं। इंडिया ने पहले तो टीम जो डिक्लेयर की टॉस के टाइम पे, उसमें तो ऑल ऑफ अ सडन श्रेयस अय्यर अनफिट हो गया। और जो भी डिबेट हो रही थी कि अब केएल राहुल खेलेगा या ईशान किशन बाहर जाएगा या क्या होगा और क्या नहीं होगा, तो वो डिबेट को तो रेस्ट मिल ही गया, क्योंकि यहां तो बहुत प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। या हो सकता है इन्होंने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी हो, लेकिन मुझे कोई भरोसा नहीं है। आई एम 95% कॉन्फिडेंट कि वो श्रेयस अय्यर अनफिट ही हो गया होगा। क्योंकि मैं देखिए पहले भी ये बात कह रहा था जब टीम डिक्लेयर हुई थी कि श्रेयस अय्यर का कोई भरोसा नहीं है। वो श्रेयस अय्यर और केएल राहुल ये दोनों प्लास्टिक की बॉडी लेके घूम रहे हैं। इनको जरा सा तेज हवा भी आ जाएगी तो इनको या तो बुखार हो जाएगा, या इनकी कमर लचक जाएगी, या इनके घुटने में मोच आ जाएगी, या इस तरह का कुछ भी हो सकता है इनके साथ। एक तो अब खैर ये डिबेटेबल बात है कि जो इंडियन टीम आजकल प्रैक्टिस कर रही है, पिछले कुछ सालों से प्रैक्टिस कर रही है, वेट लिफ्टिंग जो ये लोग करते हैं, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द एक्सपर्ट्स देयर, जो भी इनके जो फिटनेस एक्सपर्ट्स हैं और जो भी हैं, मुझे एक बात समझ में नहीं आती। वेट लिफ्टिंग इज अ स्पेशलाइज्ड आर्ट। ये इस तरह से ये क्यों क्रिकेटर्स को क्यों वेट लिफ्टिंग करना है? पुराने जमाने के कौन से क्रिकेटर्स वेट लिफ्टिंग करते थे? और मैं तो दावे के साथ कह सकता हूं कि आज इंडियन टीम का जो भी प्लेयर सबसे ज्यादा अच्छी वेट लिफ्टिंग करता हो, उसकी आज गॉर्डन ग्रीनेज और विवियन रिचर्ड्स के साथ एक कंपटीशन करवा दो इस एज में भी, और फिर देखते हैं कि कौन वेट ज्यादा अच्छा उठा लेता है। तो ये मुझे समझ में नहीं आता कि ये लोग क्यों करते हैं ये काम। आपको अपनी मसल्स बिल्डिंग करनी है। मसल्स बिल्डिंग करने के लिए आप रेत पे दौड़ लगाओ, मसल्स बिल्डिंग करो, पुशअप्स लगाओ। आपको वेट एक्सेसिव उठाने की क्या जरूरत है? आपने देखा नहीं है वर्ल्ड चैंपियनशिप्स जो होती हैं जिनमें वेट लिफ्टर्स जाते हैं, वहां उनको आपने देखा होगा वो वेट लिफ्ट करने के पहले बेल्ट लगा के आते हैं, और उसके बाद भी कई वेट लिफ्टर्स की वहीं पे हालत खराब हो जाती है क्योंकि वो गलत तरीके से उठा लेते हैं। ये बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव
एक स्पोर्ट है वेट लिफ्टिंग। लेकिन यहाँ हमारे लोग तो वो 6 एप बनाने लगे हुए हैं। 6 एप बनाने के और भी तरीके हो सकते हैं। ये क्या तरीका है? आप एक्सेसिव वेट अगर उठाओगे तो यही हाल होने वाला है। परसों नरसों ही कोई किसी वीडियो में मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे कि श्रेयस अय्यर ने जिस तरह से वेट लिफ्टिंग की है वो तो बिल्कुल ही गजब के पहलवान लग रहे हैं। अरे तुमको पहलवान नहीं बनना है भैया, फिट होना है तुमको। क्रिकेटर के लिए फिट होना जरूरी है। शुभमन गिल कौन सा पहलवान है यार? लेकिन एक तो क्रिकेट यहां से खेला जाता है। आप देखिए कल की जो बैटिंग हुई है, खैर वो बैटिंग के ऊपर हम बाद में आते हैं। टॉस जीत के बेवकूफ बाबर आजम, मतलब इसको कौन समझाए कि भैया उस मैच में जब तुझे अच्छी खासी धूप निकली हुई दिख रही है तो बैटिंग क्यों नहीं कर रहा है? लेकिन नहीं, वो तो उनको तो वो हवा सवार था कि हमारी तो वर्ल्ड नंबर 1 पेस बॉलिंग है। पेस बॉलिंग में क्या हुआ? कल उल्टा सिक्का पड़ गया। रोहित शर्मा की तो लॉटरी निकल गई, उसको तो बैटिंग करना ही था। लेकिन रोहित शर्मा ने फिर भी कुछ सीख नहीं ली है। मैं देखिए पिछले 2-3 वीडियोस में ये बात कर चुका हूं कि इनको अपनी क्रीज से 1 फीट आगे खड़े होकर स्टांस लेना चाहिए, जो कि शुभमन गिल ने किया लेकिन रोहित शर्मा ने नहीं किया। और इसी वजह से उसको नसीम शाह के सामने बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई। आप क्रीज पे खड़े होके या क्रीज में पीछे जाके आप स्विंगिंग बॉल को नहीं खेल सकते। बॉल तो स्विंग हो ही रही थी और शुभमन गिल ने वही किया कि वो 1 फीट 2 फीट बाहर आके स्टांस लेके खड़ा हुआ था। अब इसके बाद बॉलर को अपनी लेंथ चेंज करनी ही पड़ेगी। अगर कोई ये कहे कि शाहीन शाह बॉलिंग अच्छी नहीं कर पा रहा था, तो आपने ये देखा होगा कल शुरुआत के जो ओवर्स हुए उसमें मैक्सिमम ओवर्स नसीम शाह के रोहित शर्मा ने खेले और शाहीन शाह के ओवर्स अपने शुभमन गिल ने खेले। डिफरेंस क्या हुआ कि शाहीन शाह को समझ में ही नहीं आया कि अब मैं बॉल कहां पिच करूं। इसकी वजह से उसकी बॉल लेग स्टंप पे ज्यादा जा रही थी, क्योंकि उसको वो बॉलिंग करने के लिए उसको वो लेंथ नहीं नजर आ रही थी, क्योंकि शुभमन गिल आगे खड़ा हुआ था। और जब बॉल गलत फेंकी तो शुभमन गिल ने भरपूर शॉट मारे और वही जरूरी है, और उसने इसी वजह से नसीम शाह को भी मारे। और आप ये कहेंगे, पाकिस्तानी बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि अरे वो तो शुभमन गिल के कैच छूट गए। पहला वाला तो जो शाहीन शाह अफरीदी ने छोड़ा वो कैच था ही नहीं। शाहीन शाह अफरीदी और किसी भी पाकिस्तानी के बस की नहीं है वो इस तरह का कैच पकड़ सके। दूसरा जो कैच उसका स्लिप में से गया है, फर्स्ट और सेकंड स्लिप के बीच में, वो पूरी गलती वो ताऊजी की थी, इफ्तिखार अहमद की। उसने कैच अटेम्प्ट ही नहीं किया। लेकिन उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन क्या है? क्योंकि देखिए उन लोगों ने कैच एक्सपेक्ट ही नहीं किया। वो तो ये सोच रहे थे कि ये बॉल तो चौके पे जाने वाली है। क्यों? उसके पहले शुभमन गिल 4-5 चौके जड़ चुका था। तो उन्हें जब देखिए, जब आप चढ़ के बैटिंग करते हैं तो फील्डिंग टीम प्रेशर में आ जाती है। अगर मान लीजिए शुभमन गिल ने 4-5 चौके नहीं मारे होते या वो चढ़ के बैटिंग नहीं कर रहा होता और डिफेंसिव बैटिंग कर रहा होता, और शुभमन गिल के भी अगर रोहित शर्मा की जगह 26 की तरह 26 बॉल में 10 रन ही होते, तो हालत क्या होती कि शुरू के 5-6 ओवर में इनका 12 रन स्कोर होता और ये बिल्कुल इधर उधर बैट हिला हिलवा के और डर के मारे क्रीज पे खड़े हुए होते। तो क्या होता है ऐसे में, बॉलर्स भी, फील्डर्स भी हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं कि कैच कभी भी आ सकता है। लेकिन जिस टाइम बैट्समैन चढ़ के बैटिंग कर रहा है और उसने 4-6 चौके जड़ दिए हैं और रोहित शर्मा छक्का भी मार चुका था, तब फील्डर्स एक्सपेक्ट ही नहीं करते हैं कि ये मिस कर जाएगा बॉल। वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ये बॉल फिर चौके के लिए जाएगी। लेकिन वो तो हुआ ये कि एज लग के कैच उनके बगल से निकल गया। वो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे कि ये कैच आने वाला है। यही होता है वीरेंद्र सहवाग और विवियन रिचर्ड्स जैसे बल्लेबाजों के सामने। जब बॉलर्स बॉलिंग करते हैं तो उनको एक डर होता है कि अगर मैंने गलत बॉल फेंकी तो ये चौका या छक्का मार देंगे। वो डर जब तक बॉलर के दिमाग में नहीं होगा, आपके बैट्समैन कभी रन नहीं बना सकते। ये सबसे बढ़िया अप्रोच है। मैं तो ये कहता हूं, मोदी साहब का अगर मैं सलाहकार होता ना, तो मैं उनको कहता कि डिफेंस मिनिस्ट्री की जगह इसका नाम रख दो ऑफेंस मिनिस्ट्री, कि हमारे साथ पंगा लोगे तो मुश्किल कर देंगे। वही हाल होना चाहिए बॉलर्स का भी, कि तुमने गड़बड़ की ना तो सीधे स्टैंड में दिखेगी बॉल। तो इसलिए जरा औकात में रह के बॉलिंग करो और औकात में रह के बात करो। फालतू वर्ल्ड नंबर 1 और वर्ल्ड की बेस्ट पेस बैटरी और ये और वो, अभी इनकी पोल खुलने वाली है। जब ये सेमीफाइनल में भी नहीं पहुंचेंगे वर्ल्ड कप में, इनकी बहुत खस्ता हालत होने वाली है। इनको मुंह छुपाने के लिए जगह नहीं मिलेगी। और वर्ल्ड कप के बाद देख रहे हैं आप इनकी रैंकिंग कहां जाने वाली है। वर्ल्ड नंबर 1 माई फुट। तो टॉस जीतने के बाद इन लोगों ने अपनी अप्रोच चेंज की। हालांकि रोहित शर्मा ने बिल्कुल नहीं की, जो कि करनी चाहिए थी उसको भी 1 फुट बाहर आके बैटिंग करनी चाहिए। और उसके बाद वो जिस तरह से वो जिस शॉट पे आउट हुआ है,
वो तो बहुत ही गंदा शॉट मारा उसने, मतलब वो क्या सोच रहा था कि वो नेपाल के अगेंस्ट वो जरा सा वो फ्लिक करके वो जो छक्का हो गया था, तो क्या सोच रहा था कि ये भी छक्का हो जाएगा। बॉल पे पूरी ताकत से ही मारना चाहिए। आप क्यों चांस ले रहे हो? चिप क्यों करना है तुम्हें? वो बॉल छक्के की थी, उसके ऊपर तुम चिप करके शॉट के 2 रन के लिए खेलना चाह रहे हो क्या? या क्या चाह रहे हो कि चौका मिल जाएगा? अगर बॉल हवा में खेली ही है तो छक्के के लिए मारो। देखिए, बहुत मैं एक ऐसे बैट्समैन को जानता हूं जो ये कहता था कि वो छक्के कभी नहीं मारता था। वो ये कहता था कि मैं रिस्क क्यों लूं 2 रनों के लिए। और ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि सिर्फ 2 रन ज्यादा लेने के लिए मैं अपना विकेट गंवाने की रिस्क क्यों लूं, तो मैं चौका ही मारूंगा ग्राउंडेड। अब इसी को अगर हम आगे लेके जाएं तो रोहित शर्मा को अगर हवा में बॉल खेलनी ही है तो आपने सिर्फ ये मतलब आप देखिए, अगर आपने छक्का मारा होता तो छक्के के लिए आप पूरी कोशिश करते, पूरी ताकत से मारते और वो बहुत आसानी से छक्का हो जाता। वो बॉल हर हालत में छक्के के लिए थी, लेकिन आपने चिप करके 2 रन के लिए कर रहे हो आप, या चौका मारना चाह रहे हो। अगर आप चौका मारना चाह रहे हो तो आप ग्राउंडेड भी मार सकते थे उसको, आपको उसे हवा में क्यों निकालना था? लेकिन पता नहीं रोहित शर्मा के दिमाग में क्या हो गया, इसकी वजह से पाकिस्तान वापस आ गया मैच में। हालांकि वापस तो फिर भी नहीं आया, क्योंकि अभी भी 147 रन है 24.1 ओवर में। और ये बहुत अच्छा हुआ कि कल मैच नहीं हुआ, क्योंकि अगर होता तो जैसी हम बातें सुन रहे थे अंपायर्स की और क्रिकेट कमेंटेटर्स की, तो वो शायद 34 ओवर का मैच होता। अब उस केस में पाकिस्तान को बहुत फायदा हो सकता था, क्योंकि देखिए जितनी भी सारी टीमें हैं पाकिस्तान जैसी, इनके साथ अगर आप छोटा मैच खेलोगे तो फिर वो लॉटरी हो जाती है, फिर वो 50-50 चांस होता है। तो ये जो पाकिस्तान वाले जो बकवास करते रहते हैं ना कि हम इंडिया को मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, आप क्या सोचते हैं अगर ये इंडिया के साथ 10 टेस्ट मैच खेलेंगे ना तो ये 10 में से 10 हारेंगे। इसी तरह से अगर ये 10 वनडे मैचेस खेलेंगे इंडिया के साथ, उसमें से 8 हारेंगे। लेकिन T20 अगर ये 10 खेलेंगे तो फिर मैं कहूंगा 50-50, वो 5 जीत जाएंगे, हम 5 जीत जाएंगे। कुछ भी हो सकता है, क्योंकि T20 में तो 1 ओवर में मैच इधर से उधर हो जाता है। और हमारे रोहित शर्मा भी कोई कम नहीं है कप्तानी में, चमत्कार करने में। तो अभी देखिए मैच तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सिचुएशन में है और इंडिया बहुत ज्यादा स्ट्रांग पोजीशन में है अगर 50 ओवर का मैच होता है। आज भी बारिश की प्रेडिक्शन है, देखते हैं क्या होता है। और अगर 50 ओवर का मैच हुआ तो इन लोगों को एम करना चाहिए मिनिमम 350 रन। लेकिन आप ये देखिए, हमारे केएल राहुल ने कल भी जलवा दिखा दिया। ये केएल राहुल के बारे में आपको मालूम है, इसके पास एक रिकॉर्ड है इसका कि इसने T20 में भी सेंचुरी मारी है, वनडे में भी सेंचुरी मारी है और टेस्ट मैच में भी सेंचुरी मारी है। और इसके साथ एक और रिकॉर्ड भी है कि इसने T20, वनडे और टेस्ट मैच तीनों में मेडन ओवर्स खेले। ये अकेला मेरे ख्याल से इसका वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा। ये एक बैट्समैन है जिसने तीनों फॉर्मेट में सेंचुरी भी मारी है और तीनों फॉर्मेट्स में मेडन ओवर भी खेले। ये इस तरह का जलवा दिखाता है ये। और शादाब खान का ओवर मेडन, किसी भी हालत में वनडे मैच में, T20 में मेडन खेलना इज अ क्राइम। आपको कुछ भी करके आपको रन लेना ही है। बॉलर बहुत जबरदस्त तरीके से वो ऊपर चढ़ जाता है। अभी 24.1 ओवर हुए हैं। आज मैच जब शुरू होगा तो पता नहीं ये लोग क्या सोते से उठ के चले आएंगे, मुझे नहीं लगता। इन लोगों को बिल्कुल धुआंधार नॉकिंग करके आना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि पहले आके और ये बल्ला घुमा के और बॉल को ढूंढते रह जाएं। अभी शादाब के 5 बॉल बाकी हैं इस ओवर में, वो तो उसको ओवर करना ही पड़ेगा। पाकिस्तान का एम ये होगा कि आके 2-2 ओवर हारिस रऊफ या नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी से करवाएं। लेकिन हमें पहले वो शादाब की 5 बॉलों का फायदा उठाना है। यहां पे आके आप 5 बॉलों में उसको 2 चौके मार दो जरा। आप कुछ भी करके 15 मिनट पहले अच्छी धांसू नॉकिंग करके आओ और शादाब की 5 बॉलों में 2 चौके मारो। पहले से ही अंडर प्रेशर कर दो। ये नहीं हो कि आप ये बाकी 5 बॉलें भी वो केएल राहुल या जो भी बैटिंग कर रहा है और वो उसमें सिर्फ 2 ही रन बनाए या फिर उनको भी मेडन खेल लें। ये बिल्कुल गलती नहीं करना है। वो 5 बॉलों में 2 चौके मारने और उसके बाद पहले ओवर से ही शाहीन या नसीम ये प्रेशर में होंगे कि अब हमको रन रोकने हैं। ये तो पहले भी अभी भी प्रेशर में है कि इनको रन रोकने हैं। अदरवाइज इंडिया बिल्कुल दिख रहा है कि 350 लगा देगा और 350 लगा देगा। उसके बाद अगर बाद में बारिश होती है तो भी इनको स्कोर कोई बहुत अच्छा मिलने वाला नहीं है, भले ओवर्स कम हो जाए। तो इसका पूरा फायदा उठाना है। ये गेम सिर्फ मेंटेलिटी का है। जब तक आप बॉलर को प्रेशराइज नहीं करोगे या जब तक बॉलर को डर नहीं होगा कि मैं भी पिट सकता हूं, तब तक गेम आगे नहीं बढ़ेगा। और इंडिया की सक्सेस तभी है
जब आप चढ़ के खेलोगे। तो चलिए देखते हैं, इंटरेस्टिंग मैच इज अहेड टुडे और देखते हैं क्या होता है। मिलेंगे मैच के बाद। आई एम विकास सक्सेना, द बायस्ड एनालिस्ट। थैंक यू सो मच।